नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सभ्यता के बारे में, यानी सिविलाइजेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके थे संस्कृति के बारे में, यानी कल्चर क्या होता है। तो आपके सिलेबस में शामिल किया गया है संस्कृति और सभ्यता को। तो यहाँ पे केवल हम झारखंड पीजीटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो टॉपिक में तो शामिल है ही, साथ ही साथ बिहार पीजीटी के एग्जाम में, यूपी पीजीटी के एग्जाम में और राजस्थान रीट के एग्जाम में, ठीक है, हर जगह पर संस्कृति और सभ्यता को एक साथ ही शामिल किया गया है। तो कल्चर वाला टॉपिक तो हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे सिविलाइजेशन के बारे में, सभ्यता के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि संस्कृति और सभ्यता में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में मूल अंतर क्या होता है। ठीक है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक सभ्यता के बारे में। जब हम बात करते हैं सभ्यता की, तो सभ्यता है क्या? पहली बात तो ये, जैसे हम कहते हैं ना, एक व्यक्ति को हम कहते हैं कि ये बड़ा सभ्य है, तो किस मायने में सभ्य है, किस आधार पर वो सभ्य है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण अंतर है। तो कुछ कारक तो होंगे ना सभ्यता के, तभी तो किसी व्यक्ति को सभ्य कहा जाता है, तभी तो किसी समाज को सभ्य कहा जाता है। तो सभ्य होने के आधार क्या है? अगर आपको वो आधार मालूम है तो सभ्यता का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि संस्कृति का कॉन्सेप्ट तो फिर भी कहीं ना कहीं एक घुमावदार है, कहीं ना कहीं उलझा हुआ सा है। कहीं कहीं कई लोग भौतिक संस्कृति की बात करते हैं, कई अभौतिक संस्कृति की बात करते हैं। तो संस्कृति की जो अवधारणा है वो काफी व्यापक है, लेकिन सभ्यता की जो अवधारणा है वो काफी स्पष्ट है कि किस बेसिस पर, किन आधारों पर किसी समाज को, किसी व्यक्ति को सभ्य कहा जा सकता है, किसी समाज को सभ्यता से युक्त कहा जा सकता है। तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि सभ्यता जो शब्द है, इंग्लिश का सिविलाइजेशन शब्द जो है, वो लैटिन भाषा का जो शब्द है सिविटास और सिविक्स, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? सामान्यतः इसे नगरीय संस्कृति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नगरीय समाजों में इस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो जब भी नगरों का विकास की हम बात करते हैं, जब भी कोई समाज संगठित होता है, जब भी कोई समाज तार्किक होता है, जब भी कोई समाज समृद्ध होता है, ठीक है, जब भी कोई समाज ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है, तो उसे सामान्यतः सिविलाइज सोसाइटी या सभ्य समाज कहा जाता है। देखिए, ये तो हो गया किसी शब्द के मायने, लेकिन हमारे जो टॉपिक में सभ्यता को किस रूप में देखा गया है, तो सामान्य भाषा में ये कहा जाए तो सभ्यता क्या है? सभ्यता ह्यूमन सोसाइटी की एक ऐसा विशेषता है, मानव समाज की, ह्यूमन सोसाइटी की एक ऐसी विशेषता जिसमें क्या होता है, जिसमें ज्ञान का, विज्ञान का, कला का, धर्म का, समाज का, शासन व्यवस्था का, ठीक है, इन सब का महत्व बढ़ जाता है। जब कोई समाज आपके कलात्मक रूप से भी समृद्ध हो, आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो, राजनीतिक रूप से भी समृद्ध हो, जहां कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक या राजतंत्र जैसी भी हो सरकार हो, ठीक है, जहां बर्बरता ना हो, जहां तार्किकता का महत्व हो, अंधविश्वास ना हो, ठीक है, जहां कला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर में, विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हो रही हो, लोगों में मानवतावादी सोच हो, समाज का संबंध जो हो स्थायी हो और व्यवस्थित संबंध हो, किसी प्रकार की अपराध या अराजकता ना फैली हो, इस प्रकार के समाज को हम क्या कहते हैं? सभ्य समाज कहते हैं। यानी जब भी हम सभ्यता का शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मायने क्या होते हैं? हमारा इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा समाज, यानी सभ्यता का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा समाज जो विज्ञान, कला, धर्म, सामाजिक व्यवस्था, सुरक्षा, प्रशासन के मामले में उन्नत होता है। ऐसे समाज को हम सभ्यता कहते हैं, या इस विशेषताएं सभ्यता की विशेषताएं कहलाती हैं। तो सभ्यता कुछ अलग से कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि ह्यूमन सोसाइटी में किसी भी समाज को सभ्यता का पैमाना क्या होगा, वो कारक क्या होंगे, ये बताने का प्रयास करता है। हम इसी कारकों के बेसिस पर किसी समाज को बर्बर, किसी को असभ्य और किसी को सभ्य कह सकते हैं। ठीक है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सुमित जी। अब बात आती है कि भाई हम मानव समाज का कौन सा स्तर है। अगर हम देखा जाए सभ्यता की हम बात करते हैं, तो एक सभ्यता का मतलब क्या हुआ? जब लोग स्थायी रूप से बस जाएं, जहां स्थायी बस्तियां डेवलप हो जाती हैं, जहां सामाजिक संस्थाएं विकसित हो जाती हैं, जहां लेखन प्रणाली डेवलप हो जाती है अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए आने वाली पीढ़ी को, ठीक है, अपनी जानकारी, अपनी संस्कृति का वहां आपका प्रदान करने के लिए, हस्तांतरण करने के लिए, अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, जब लोग प्रतीकों का, सिंबल्स का और भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं, जब समाज में कानून व्यवस्था स्थापित हो जाती है,
लोगों को सुविधाएं देने के लिए प्रशासन डेवलप हो जाता है, जब तकनीकी नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है, तब हम कहते हैं कि कोई सोसाइटी सभ्य हो गई ही है। यही है सभ्यता। ठीक है, तो इसको आसान भाषा में कहें तो देखा जाए, हम सुसंस्कृत तो हो सकते हैं, संस्कृति धारण करना आसान है, लेकिन संस्कृति की जब उन्नत अवस्था, जब उसको मूर्ति रूप में प्रकट करते हैं किसी विचार को, तो हम कहते हैं सभ्यता। जैसे हम कहते हैं, संस्कृति कहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति को समाज में निवस्त्र नहीं घूमना चाहिए, हर व्यक्ति को अपना तन, अपना शरीर ढकना चाहिए, ये कल्चर है हमारा, क्योंकि हम जानवरों से अलग हैं। अपने शरीर को ढकना, अपने शरीर को कपड़ों से ढकना, ये हमारा कल्चर है। लेकिन वो कपड़े कौन से होंगे? वो कपड़े हाथों से बने होंगे, मशीनों से बने होंगे? ठीक है, वो शरीर को ढकने के लिए हम जानवर की खाल का इस्तेमाल करेंगे कि हम कॉटन का इस्तेमाल करेंगे, सूत के कपड़े का इस्तेमाल करेंगे? तो हमने सूती कपड़ा पहना कि जानवर की खाल पहनी, यह मायना है सभ्यता के। तो शरीर को ढकना है, ये संस्कृति है, लेकिन कैसे ढकना है? जानवर की खाल से ढकना है कि सूती कपड़े से ढकना है? अगर हम जानवर की खाल से ढक रहे हैं तो हम बर्बर हैं, हम असभ्य हैं, लेकिन हम सूती कपड़े से ढकते हैं तो हम सभ्य हैं। यही होती है सभ्यता, जिसमें तकनीक भी आ गई, जिसमें आर्किटेक्चर कला भी आ गई, ये सभी चीजें रिप्रेजेंट करती है सभ्यता को। ठीक है, क्लियर यहां तक? सभ्यता की जब भी हम बात करते हैं, ये चार्ट अच्छे से समझ लीजिए, ये सभ्यता की विशेषता नहीं बताता, लेकिन सभ्यता को रिप्रेजेंट करता है कि जब समाज क्या हो, जब समाज, जो भी कोई सोसाइटी, जब समाज संगठित हो जाए, जब समाज में तकनीकी विकास होने लगे, जब समाज में नैतिकताएं और सांस्कृतिक परिष्कृत हो जाए, जब समाज में कानूनी और राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हो जाएं, यानी ऐसा नहीं कि जिसकी मर्जी आई गला काट दो, जिसकी मर्जी आई इसको फांसी पे चढ़ा दो, ऐसा नहीं होगा। सोसाइटी ऐसी नहीं हो सकती। इसे सभ्यता नहीं कहेंगे, इसे बर्बरता कहेंगे। यानी कानूनी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हो जाएं, जहां पर लोग स्थायी बस्तियों में रहने लगे, जहां लोग औजारों का, कृषि का, लेखन प्रणाली का डेवलप इस्तेमाल होने लगे, जहां मूल्य, धर्म, कला का विकास होने लगे, जहां शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था स्थापित हो जाए, जब ये सब कुछ स्थापित हो जाता है, इसी को हम सभ्यता कहते हैं। तो सभ्यता के आपको कारक या सभ्यता को आपको फैक्टर मालूम होने चाहिए किसी भी व्यवस्था को, किसी भी समाज को सभ्य कहने या असभ्य कहने के। क्लियर यहां तक? तो जब ये सारे फैक्टर किसी समाज में स्टैब्लिश हो जाते हैं, वो समाज सभ्य कहलाने लगता है, हम कहते हैं सभ्यता का विकास हो गया। जैसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कह रहे हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कहीं ना कहीं वो तकनीकी मामले में उन्नत थे। ठीक है, उनके घरों 2 मंजिल के होते थे, घरों में सीढ़ियां होती थी। ठीक है, आपके पूरा हम देखते हैं कि ग्रिड प्रणाली पर सड़कों का विकास किया गया था, नालियों का, पक्की नालियां बनाई गई थी, ईंटों के माध्यम से घरों को बनाया गया था, घरों को अपने घरों में सामान, खाद्य पदार्थों को रखने के लिए बर्तनों का विकास किया गया था। ठीक है, वो मोहरों का इस्तेमाल करते थे, मूर्तियां बनाकर माता देवी की पूजा करते थे। ठीक है, लकड़ी के हल का इस्तेमाल करते थे, कांसे के हल का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बताता है कि वो सभ्यता में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं ना कहीं नैतिकता थी, हथियार का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, इसका मतलब वहां पर शांति ज्यादा थी। ठीक है, शहरों का उन्नत तरीके से विकास किया गया था, यानी अच्छा आर्किटेक्चर था। और समाज को चलाना, इतना बड़ा समाज, 12,90,000 वर्ग किलोमीटर में जो सभ्यता फैली हुई थी, 12,90,000 वर्ग किलोमीटर में मकानों में, स्नानागार में, ठीक है, अन्नागार में, हर प्रकार में कहीं ना कहीं एक रूपता ये बताती है कि उस सभ्यता में कहीं ना कहीं एक उन्नत प्रशासनिक प्रणाली भी थी। तो ये सारी चीजें सब कुछ थी वहां पे, लोगों ने अपने औजारों का इस्तेमाल किया, वहां पे शहरों को डेवलप किया। ठीक है, कृषि क्षेत्र में आगे बढ़े। आप देखते हैं कि भाई सबसे पहले कॉटन यानी कपास की खेती हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं। उनकी लेखन शैली इतनी उन्नत थी कि आज भी 21वीं सदी में आज तक हम उनकी भाषा को समझ नहीं पाए हैं। यानी उन्होंने किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार की कूट भाषा का इस्तेमाल किया है कि आज के सुपर कंप्यूटर भी हमारी उस सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा को अभी भी नहीं समझ पाए हैं। यानी उनकी लेखन शैली अच्छी थी, उन्होंने मूल्य, धर्म, परंपराओं का विकास किया था, तभी तो उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्लियर है? तो किसी भी सभ्यता की ये विशेषताएं होती हैं, किसी भी समाज में जब ये विशेषताएं स्थापित हो जाती हैं तो वो सभ्यता बन जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं परिभाषाओं को, जहां से हमारे समाजशास्त्र में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा आती है अगस्त काम्ट की। अगस्त काम्ट ने सभ्यता को अपने 3 स्तरीय नियमों से समझाने का प्रयास किया। तो उन्होंने ये कहा, सभ्यता एक ऐसी सामाजिक अवस्था है, एक सोशल स्टेटस है अपने आप में, एक ऐसी
कंडीशन है जब मानव समाज क्या होता है, क्रमिक रूप से धार्मिक अवस्था से वैज्ञानिक अवस्था की ओर क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाता है। त्रिस्तरीय नियम पढ़ा ही होगा आपने काउंट का, सीधी सी बात है। तो जब व्यक्ति धार्मिक अवस्था से कहां पे आता है, धार्मिक से तात्विक और तात्विक से आपके कहीं ना कहीं प्रत्यक्षवाद यानी वैज्ञानिक अवस्था में तब्दील हो जाए, तो उसे हम सभ्यता कहते हैं। यानी जब समाज में लोगों की सोच कैसी हो जाए, तार्किक हो जाए, ठीक है, लोग विज्ञान का इस्तेमाल करने लगे, लोगों में कहीं ना कहीं तर्क का महत्व बढ़ने लगे, मानवतावादी सोच विकसित हो जाए, लोगों में अंधविश्वास नहीं बल्कि लोगों में एक प्रकार से आस्था तो हो लेकिन साथ ही साथ तार्किकता भी हो, ठीक है, उसी को कहा जाता है सभ्यता। तो काउंटी ने क्या कहा, काउंटी ने कहा कि जब लोगों का समाज धार्मिक अवस्था से वैज्ञानिक अवस्था में विकसित होता है, इसी को सभ्यता कहते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं सभ्यता एक ऐसा सामाजिक संरचना होती है जिसमें क्या होती है, जिसमें लोगों की सोच तर्कसंगत हो जाती है, जहां कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं नागरिकों को, जहां नैतिक मूल्य प्रभावी होते हैं और जहां सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल होने लगता है संवाद में और कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण में और कहीं ना कहीं संस्कृति के विकास में। इसी को ही सभ्यता कहते हैं। तो मैक्स वेबर ने सभ्यता की क्या विशेषता मानी है या सभ्यता के किन कारकों पर जोर दिया है? उन्होंने जोर दिया है तर्क संगतता पर, उन्होंने जोर दिया है कानूनी अधिकारों पर, उन्होंने जोर दिया नैतिक मूल्यों पर, उन्होंने जोर दिया सांस्कृतिक प्रतीकों पर। तो जब किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में जब इस प्रकार के विशेषताओं की वृद्धि होने लगती है, तो मैक्स वेबर के अनुसार वो समाज सभ्य होने लगता है, इसी को सभ्यता कहते हैं। ठीक है, हार्वर्ड स्पेंसर क्या कहते हैं? हार्वर्ड स्पेंसर ये कहते हैं कि जब समाज में सामाजिक संबंधों में जटिलता आ जाए, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए हमारे सोशल रिलेशन में, जब समाज में श्रम विभाजन होने लगे, जब समाज में संस्थागत व्यवस्था स्थापित हो जाए, ठीक है, हर समाज के हर एक कार्य को करने के लिए ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन डेवलप हो जाए, तब उसे हम सभ्यता कहते हैं। ये किसकी परिभाषा है? हार्वर्ड स्पेंसर की। अर्नोल्ड टाइनबी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब कोई भी समाज अपने संकट से लड़ने में क्षमता हासिल कर ले, जलवायु संकट हो, मानवीय संकट हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, अगर उससे लड़ने में वो सक्षम हो जाए, उससे लड़ने में जो प्रतिक्रिया देने में वो अपने आप को डेवलप कर ले, तो वो सभ्यता डेवलप हो जाती है, वो सभ्यता कहलाती है। कि भाई जलवायु परिवर्तन होता रहता है समय समय पर, हजारों वर्षों में हजारों बार जलवायु परिवर्तन होता है। अगर कोई भी समाज अपने जलवायु परिवर्तनों से, मानवीय परिवर्तनों से, ठीक है, तत्कालिक राजनीतिक परिवर्तनों से अगर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो वो सभ्यता नहीं बन पाएगी। सभ्यता तभी बनेगी जब वो, ठीक है, प्रकृति के द्वारा दी जाने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। इसलिए टाइनबी का सिद्धांत क्या कहलाता है? चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत कहलाता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। गिलिन और गिलिन क्या कहते हैं? सबसे आसान परिभाषा और सबसे ज्यादा बार पूछी जाने वाली परिभाषा यही है। गिलिन और गिलिन ये कहते हैं कि संस्कृति के अधिक जटिल और विकसित रूप को ही हम सभ्यता कहते हैं। जब हमारा कल्चर और कॉम्प्लेक्स हो जाए, या देखिए और डेवलप हो जाए, तो यही सभ्यता के रूप में स्थापित हो जाता है। यानी देखा जाए तो संस्कृति की बात करी है, यानी संस्कृति का उन्नत रूप ही सभ्यता है। अगर आसान भाषा में कहें तो संस्कृति का प्रोसेस पार्ट ही सभ्यता है। ये किसने कहा है? गिलिन और गिलिन ने कहा है। तो सारी परिभाषाओं को अच्छे से पढ़ के आपको याद रखना है, ठीक है। अब आती है सभ्यता की विशेषताएं। सभ्यता की विशेषता क्या होती है? पहली विशेषता, सभ्यता तब शुरू होती है जब लोग खाना बदोश जीवन को छोड़कर स्थायी रूप से नगरों में या गांव में बसने लगते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो एक नगरीय सभ्यता थी, लोगों ने ऑर्गेनाइज तरीके से एक जगह रहना शुरू किया, पक्के मकानों में रहना शुरू किया, नालियों में आपके जल निकास प्रणाली बनाई, भवनों का विकास किया, वेयर हाउस बनाया, अन्नागार बनाए, ठीक है। ये सब काम क्यों हुआ? इसे कहा जाता है सभ्यता। तभी तो हम सिंधु घाटी को सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों ने अपना खाना बदोश जीवन छोड़ा और स्थायी रूप से एक जगह पर बस गए, तब जाके सभ्यता डेवलप होती है। दूसरा, सभ्यता क्या होती है? दूसरी विशेषता, सभ्यता में शासकों का, प्रशासन संस्थाओं का, नियम कानूनों का, न्याय व्यवस्था का निर्माण होता है। ये नहीं कि अभी आग के बदले आग, सिर के बदले सिर, ये कल्चर नहीं होता। कानून व्यवस्था होती है, समाज में श्रम विभाजन होता है, कार्यों का बंटवारा होता है, प्रशासन चलाने के लिए संस्थाएं स्थापित की जाती हैं, जनता को सेवा देने के लिए प्रशासन होता है, न्याय करने के लिए व्यवस्था होती है। तब जाके समाज, हम कह सकते हैं कि तब समाज सिविलाइज होता है, तब जाके सिविलाइजेशन डेवलप हो पाता है। तीसरी विशेषता, समाज में धार्मिक संस्थाओं, आस्थाओं, पूजा पद्धतियों और नैतिक मापदंडों का विकास होता है।
ये नहीं है कि समाज तार्किक हो रहा है, वैज्ञानिक सोच वाला हो रहा है तो धर्म को त्याग देता है, नहीं, धर्म को तो त्यागता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखिए, ठीक है, उन्नत शहरी विकास हो रहा था, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, लेकिन फिर भी वो उन्हें आस्था थी। फिर भी उन्होंने, देखिए, आपको कई सारे आपके धार्मिक जो यज्ञ कुंड मिलते हैं, याद रखिए, यज्ञ करने के उल्लेख मिलते हैं, पशुपतिनाथ की पूजा का उल्लेख मिलता है, मातृ देवी की पूजा का उल्लेख मिलता है। तो सभ्यता का मतलब ये नहीं कि आप धर्म को त्याग दो, सभ्यता का मतलब ये नहीं है कि आप तार्किक हो जाओ, वैज्ञानिक दृष्टिकोणता अपना लो, कि आपकी सोच पूरी तार्किक हो जाए, आप धर्म आस्था के बारे में सोचो ही नहीं, ये सभ्यता नहीं है। सभ्यता में धार्मिक संस्थाएं भी होती हैं, आस्था भी होती है, पूजा पद्धति भी होती है, और मानदंड भी होते हैं जो समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, समाज में नैतिकता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। चौथा, सभ्यता में हमेशा लेखन प्रणाली महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लेखन प्रणाली ही सभ्यता को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती है, सभ्यता का विकास करती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कारों को पहुंचाने में, तकनीक को पहुंचाने में, ज्ञान को पहुंचाने में कारगर साबित होती है लेखन प्रणाली। ठीक है। पांचवा, सभ्यता में औजारों का निर्माण होता है, कृषि पद्धतियों, जल प्रबंधन, धातु शोधन, खगोल विज्ञान, कला, आर्किटेक्चर, ये सारी तकनीकें डेवलप होने लगती हैं। हम सिंधु घाटी सभ्यता को केवल नगरीय सभ्यता इसलिए नहीं कहते कि वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग बननी चाहिए, बल्कि हम इसलिए भी कहते हैं कि उनके जीवन में तकनीक का अहम योगदान था। इसके अलावा उत्पादन के साधनों का नियोजन होता है, समाज में मुद्रा का इस्तेमाल होने लगता है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें किसी प्रकार की मुद्रा देखने को नहीं मिलती, लेकिन व्यापार के लिए वो लोग कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे, ये तो हमें मालूम ही है। तो उत्पादन के साधनों का नियोजन होने लगता है, प्लानिंग होने लगती है, कितना उत्पादन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना हमें स्टॉक में रखना है, ये सब चीजें डेवलप होने लगती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखिए, हड़प्पा से, ठीक है, अन्नागार मिला है, यानी वो भी वेयर हाउस का इस्तेमाल करते थे, यानी अपने खाद्यान्नों को भंडारण करने की व्यवस्था रखते थे, ताकि प्रोडक्शन का नियोजन कर सकें, ताकि कोई संकट आता है तो भुखमरी की समस्या से निपटान हो सके। यानी हर सभ्यता इसी तरीके से प्लानिंग करके चलती है, हर सभ्यता अपने नागरिकों में श्रम विभाजन लागू करती है, ठीक है, हर सभ्यता अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करती है, ठीक है, अपनी मुद्रा व्यवस्था के माध्यम से मांग और आपूर्ति में संतुलन स्थापित करने की कोशिश करती है। इसी को हम कहा जाता है सभ्यता। इसके अलावा सभ्यता में चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, स्थापत्य कला का महत्व होता है। केवल सभ्यता का मतलब ये नहीं कि केवल आप प्रोडक्शन करने लगे, पशुपालन करने लगे, आप सभ्य हो गए, नहीं। सभ्यता का मतलब है कि सभ्यता हर एक क्षेत्र में फैलती है। याद रखिए, आपकी खान पान से लेके, पहनावे से लेके, कला से लेके, मूर्ति कला, चित्रकला, हर एक क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है सभ्यता के अंतर्गत। कोई डाउट है, क्वेश्चन हो तो पूछिए। चलिए, आपका क्वेश्चन ये है कि आजकल पहनावे में कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़ा था फैशन, और एक होती है धुन। ठीक है, फैड और फैशन। ठीक है, कपड़े बड़े होना, छोटे होना, जैसे पहले लोग बाल लंबे रखते थे, ठीक है, संजय दत्त का समय था, 1992-94 का समय। फिर धीरे धीरे लोगों ने टॉम क्रूज स्टाइल अपना लिया। फिर दिल चाहता फिल्म आई तो बाल और छोटे रखने लगे। बाद में फिर लोगों ने बाल बढ़ाना शुरू किए। तो ये कपड़े छोटे रखना या कपड़े कम पहनना या कपड़े बड़े कपड़े पहनना, लूज कपड़े पहनना, टाइट कपड़े पहनना, ये सभ्यता संस्कृति की बात नहीं है, ये फैशन है अपने आप में। और ये इस तरीके से ही चलता रहता है, क्योंकि ये हमारी मानसिक अवस्था से जुड़ा होता है। ठीक है, ट्रेंड होता है बस अपने आप में, कुछ समय के लिए आता है और चला जाता है। ठीक है, ये संस्कृति नहीं होती है। तो ये कपड़ा शरीर को ढकना संस्कृति है। अब आप कितना ढकते हैं, किस माध्यम से ढकते हैं, ठीक है, आप सूती कपड़ा पहनते हैं कि टेरिकॉट पहनते हैं, कि आप किस प्रकार के वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी सभ्यता है। लेकिन शरीर को ढकना संस्कृति है। अब वो कितना ढका जाए, ठीक है, छोटे कपड़े पहने जाएं या बड़े कपड़े पहने जाएं, ये सभ्यता से जुड़ा हुआ हिस्सा है। लेकिन सभ्यता में भी एक हिस्सा होता है फैशन। ये फैशन से जुड़ा मुद्दा अधिक होता है। तो आप किसी व्यक्ति को, अगर वो छोटे कपड़े पहना है तो उसके आधार पर उसको सभ्य नहीं कह सकते। अगर कोई व्यक्ति वेस्टर्न कपड़े पहन ले, ठीक है, तो उसको सभ्य नहीं कह सकते आप। कपड़े आपकी सभ्यता का या असभ्य होने का प्रमाण नहीं है। बहुत से लोग बहुत सामान्य से कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप में, ठीक है, उनके ज्ञान, उनकी तकनीकें, उनका नॉलेज का स्तर अलग होता है अपने आप में। बहुत से लोग बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनमें दो पैसे की नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, उनकी बात करने के ढंग से, उनकी हाव भाव से, उनकी बातचीत से, उनकी मनोविज्ञानिक दशा से, ठीक है, उनकी मनोवृत्ति से आप समझ जाते हैं कि असभ्य व्यक्ति हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत महंगा कपड़ा पहन ले, ठीक है,
और महंगा कपड़ा पहन के भी वो, ठीक है, बीच बाजार में गाली गलौज करने लगे, लोगों से अभद्र तरीके से बातचीत करने लगे, तो क्या आप उसे सभ्य मानेंगे? नहीं। ठीक है, तो कपड़े पहनना, कितने महंगे कपड़े पहने हैं, कितने छोटे कपड़े पहने हैं, ये इससे आप किसी व्यक्ति को सभ्य या सभ्यता का निर्धारण नहीं कर सकते। चलिए, अब बात आती है कि हमने देखा कि सभ्यता में ये सब चीजें शामिल होती हैं। क्लियर यहां तक? तो याद रखिए ये सब चीजें क्या है, इसमें देखिए कॉमन चीज है, ये सब चीजें दिखती हैं, मूर्त है, अमूर्त नहीं है। यानी यही कारण है कि संस्कृति और सभ्यता में जब हम अंतर पढ़ेंगे तो एक शब्द आता है, सभ्यता अमूर्त होती है, यानी हर चीज दिखाई देती है, प्रकट होती है हमारे सामने। इसके अलावा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण जरूरी होता है कि जिस समाज में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण हो, ठीक है, हर व्यक्ति को मालूम हो कि क्या काम करना है, कैसे करना है, समाज कैसे चलेगा, इसके औपचारिक नियम होते हैं, तब हम कहते हैं कि वो समाज सभ्य है। तो सभ्यता की सारी विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा सभ्यता के चलते हर समाज में क्या होता है, विभिन्न पेशे डेवलप होते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑक्यूपेशन डेवलप हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के रोजगार के साधन डेवलप हो जाते हैं। जैसे हम भारत में बात करें तो वैदिक सभ्यता में हम कहते हैं वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन क्यों कह रहे हैं कि उस समय भी वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई। बात अलग है कि बाद में उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था एक प्रकार से बुराई के रूप में स्थापित हो गई, क्योंकि वो जन्म पर आधारित हो गई थी। लेकिन जब तक वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी वैदिक काल में, वर्ण व्यवस्था भी देखा जाए तो समाज को सभ्य बनाने की कोशिश कर रही थी। व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको पेशा डिसाइड किया जा रहा था कि तुम्हारी क्या योग्यता है, तुम ये काम कर सकते हो, ताकि सब लोग मिलकर काम करेंगे, समाज डेवलप होगा, समाज सभ्य होगा। और यही सभ्यता की विशेषता होती है, हर व्यक्ति के इसकी योग्यता के हिसाब से उसको पेशे चुनने का अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा ज्ञान विज्ञान की संस्थाएं बनती हैं। अगर ज्ञान विज्ञान की संस्थाएं नहीं होंगी तो सभ्यता का विकास क्या हो जाएगा, सभ्यता रुक जाएगी, डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये टायोनोबी का सिद्धांत है। ठीक है, याद रखिए कि समाज प्रत्युत्तर का चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत, कि प्रकृति हमेशा हर सभ्यता को चुनौती देती है और वही सभ्यताएं टिक सकती हैं जो चुनौती का प्रत्युत्तर दे सकें, या तक कि चुनौती का फिर आपका सर्वाइव कर सकें। और सर्वाइव करने के लिए जरूरी होता है आपके पास ज्ञान हो, नॉलेज हो। तो कोई भी समाज तभी आगे बढ़ सकता है, अपनी सभ्यता को तभी बनाए रख सकता है जब उसके पास नॉलेज हो, ठीक है, ज्ञान हो। अगर नॉलेज हो, ज्ञान के अभाव में वो सभ्यताओं का पतन हो जाता है। ये किसने कहा? टॉयनबी ने कहा था। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, सभ्यता की विशेषताएं। अब तो क्लियर हो गया होगा सभ्यता में किन किन बातों पर जोर दिया जाता है और सभ्यता की कौन सी विशेषताएं होती हैं। अब बात आती है सभ्यता और संस्कृति में अंतर की, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सभ्यता कैसी है, मूर्त है, दिखाई देती है, लेकिन संस्कृति दिखाई नहीं देती। आपको कपड़े पहनने चाहिए, ये संस्कृति है, लेकिन आप कौन से कपड़े पहनते हो, ठीक है, वो तो दिखाई देते हैं ना। तो वो सभ्यता हमेशा कैसी होती है, मूर्त होती है। अब जो चीज मूर्त है, दिखाई देती है, उसको मेजरमेंट करना आसान है। तो सभ्यता की माप आसान है कि कौन कितना सभ्य है, आप पता कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि भाई पाकिस्तान है, तालिबान है, भारत है, तो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की अगर तुलना की जाए तो आपको भारत ज्यादा सभ्य दिखेगा, क्योंकि भारत में तकनीकी ज्ञान है, भारत में इंफॉर्मेशन है, लोगों की सोच है, तार्किक है कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तुलना में। तो यही कारण है कि सभ्यता की माप संभव होती है, लेकिन संस्कृति को आप मेजर नहीं कर सकते। आप नगरी सभ्यता, नगर को ये कह सकते हैं कि नगर सभ्य है, ठीक है, लेकिन आप ये कह नहीं सकते कि नगरी समाज सुसंस्कृत है, ऐसा नहीं होता। संस्कृति को मेजर करना संभव नहीं होता। इसके अलावा सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है, ठीक है, कभी भी नगरों का विकास होता है तो हमेशा सभ्यता आगे बढ़ी है। सिंधु घाटी से आज हम कहां तक पहुंच गए हैं, ठीक है, एक गांव से छोटा शहर बनता है, छोटे शहर नगर बनता है, नगर से महानगर, महानगर से मेगा सिटी बन जाएगा। सभ्यताएं हमेशा आगे बढ़ती हैं, लेकिन संस्कृति में कोई ठहराव होता है। संस्कृति हमेशा हम कहते हैं 5000 साल पुरानी संस्कृति है हमारी, यानी आज भी हम उन्हीं परंपराओं को, मूल्यों को मान रहे हैं जिनको 5000 साल पहले माना जाता था, 2000 साल पहले माना जाता था। आज भी कुंभ मेले का वही महत्व है जो 5000 साल पहले रहा होगा, 2000 साल पहले रहा होगा। यानी संस्कृति में तेजी से बदलाव नहीं आता, संस्कृति धीमे धीमे बढ़ती है, सुधार आगे हमेशा बदलती है, लेकिन सभ्यता हमेशा क्या होती है, पीछे नहीं जा सकती, हमेशा आगे ही बढ़ती है। तीसरा, सभ्यता अनुकरणीय होती है, हम इसको ग्रहण करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन संस्कृति क्या होती है, इसको हम आत्मसात करते हैं। सभ्यता में हमने क्या किया, अनुकरण किया, हमारे पुरखे क्या करते थे, हमारे पूर्वज क्या करते थे, हमने वैसी की वैसी नकल माली, उसकी अनुकरण करने लगे। लेकिन संस्कृति को हमें आत्मसात करना होता है।
सामाजिकरण से आपको संस्कृति सिखाई जाती है, आपको समाज सभ्य नहीं बनाया जा सकता, आपको सुसंस्कृत बनाया जाता है। सामाजिकरण से आपको सुसंस्कृत बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सभ्यता क्या करती है, अनुकरण करती है। जैसे आजकल भारत में लोग वेस्टर्न कल्चर जो है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसकी नकल मार रहे हैं। आज हमारा मॉल कल्चर देखिए, सुपरमार्केट का कल्चर देखिए, ठीक है, हमारे आज पहनावा देखिए, सब कुछ वेस्टर्न है। तो उसको हम कहते हैं कि हमने वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं। हम कल्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम वेस्टर्न सभ्यता को अपना रहे हैं, संस्कृति को नहीं अपना रहे हैं। हम वेस्टर्न सभ्यता को अपना रहे हैं, क्योंकि अब जो दिखता हुआ है उसको अपना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने पश्चिम के मूल्य को अपना लिया, हम पश्चिम के मूल्य को, पश्चिम की संस्कृति को नहीं अपना रहे हैं, पश्चिम की सभ्यता को अपना रहे हैं। यही कारण है वो चीज हमें दिखने लगी है। आज हमारे घरों की फ्रिज में भी वो चीजें आ गई हैं जो पश्चिम की समाजों की घरों के फ्रिजों में रेफ्रिजरेटर में देखने को मिलता है। आज आपके घर में भी किचन में भी मेयोनीज होगा, जैम होगा, टमाटो केचप होगा, ठीक है, मैक्रोनी होगी, नूडल्स होंगे, ठीक है, मैगी होगी घर में। यानी जो पश्चिमी बच्चे खाना खा रहे हैं, ठीक है, जो नाश्ता करते हैं, वही हमारे घर के बच्चे भी करने लगे हैं। तो हमने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं किया, हमने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो कर लिया। आज हम भी इसी तरह से शॉपिंग मॉल में जाते हैं जिस प्रकार से अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रियों में, ठीक है, सामान बिकता है। तो मॉल कल्चर भी हमारे यहाँ आ गया। हमारे यहाँ भी गगनचुंबी इमारतें बनने लगी, फ्लाईओवर बनने लगे, जरूरत हो या नहीं हो, लेकिन हमारे यहाँ भी वेस्टर्न, हमने सिविलाइजेशन को फॉलो, कॉपी कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। आप कल्चर को नहीं अपना रहे हैं। वो लोग तार्किक हैं, हम लोग नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ अंधविश्वास बहुत हावी है, ठीक है, उनके यहाँ अंधविश्वास कम है, हमारे यहाँ अंधविश्वास ज्यादा है। हाँ, हम तार्किक हो जाते हैं, हमारी सोच भी वैज्ञानिक सोच होती, तो हम कहते हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सभ्यता एक साधन होती है, क्योंकि सभ्यता आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति करती है, इसलिए सभ्यता एक साधन है। लेकिन संस्कृति क्या होती है, संस्कृति अपने आप में लक्ष्य है, ठीक है। संस्कृति अमूर्त है, दिखाई नहीं देती, लेकिन सभ्यता क्या होती है, मूर्त है। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। कोई डाउट है, क्वेश्चन हो पूछिए। इसके अलावा सभ्यता हमें शारीरिक सुख प्रदान करती है, क्योंकि वो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी है। हमें अच्छा कपड़ा पहनना हो, अच्छा खाना खाना हो, ये सब कुछ सभ्यता का हिस्सा है। कला की बात करो, मनोरंजन की बात करो, तो कहीं ना कहीं हमारा सुख की बात करती है सभ्यता। लेकिन संस्कृति, संस्कृति हमें कहीं ना कहीं हमें मानसिक या आध्यात्मिक सुख प्रदान करती है। तो सभ्यता हमें शारीरिक सुख प्रदान करती है, लेकिन संस्कृति हमें क्या करती है, संस्कृति हमें मानसिक और आध्यात्मिक सुख प्रदान करती है। जब आप मंदिर जाते हैं, आपको आध्यात्मिक शांति मिलती है, आपको, क्योंकि आप धर्म के पास जाते हैं, और धर्म किससे जुड़ा हुआ है, कल्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा लेकिन आप थिएटर में जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, तो फिर आप संस्कृति का हिस्सा नहीं है, फिर आप कला के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वहां पे आपको सुख मिलेगा, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी। सुख तो मिल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक शांति नहीं मिलती फिल्म देखने से। इसके अलावा सभ्यता में रेखीय परिवर्तन होता है, यानी सभ्यता में ऐसा नहीं होता कि कोई शहर वापस गांव बन जाए, ऐसा नहीं होगा। गांव नगर बनेगा, नगर शहर बनेगा, शहर महानगर बनेगा, महानगर से मेगा सिटी बनेगी, ऐसे ही चलेगा। वापस घूम के वापस वो गांव नहीं बन सकता। यानी हमेशा सभ्यता में रेखीय परिवर्तन होता है, हमेशा आगे ही बढ़ती है, वापस चक्र घूम के वापस नहीं आ सकती। लेकिन संस्कृति में क्या होता है, संस्कृति में चक्रीय परिवर्तन होता है। कुछ कभी कभी देखिए, जो कल्चर भुला दिए गए थे, वापस वही कल्चर लोग फॉलो करने लगते हैं। एक समय बीच में लोगों ने धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगे, ठीक है, वेस्टर्न सभ्यता को अपनाने लगे, उनकी सोच बदलने लगी, धर्म को लेकर उनकी सोच बदलने लगी, वापस फिर से वापस धर्म की तरफ मुड़ गए। कोरोना से पहले देखिए, दुनिया भर के सभी समाजों में नास्तिकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। लोग धर्म को मजाक समझते थे, लेकिन जैसे ही कोरोना आया, लोग अपने परिवार के निकट गए, ठीक है, कहीं ना कहीं डर पैदा हुआ मृत्यु का, और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शांति के लिए वो अपने धर्म की तरफ लौटने लगे। दुनिया भर में देखिए कोरोना के बाद, ठीक है, धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी। तो यानी संस्कृति हमेशा ऐसे ही चलती है, कल्चर हमेशा ऐसे ही चलता है, वो घूम के वापस भी आता है, ठीक है। लेकिन सभ्यता में ऐसा नहीं होता, सभ्यता हमेशा एक दिशा में आगे बढ़ती है, ठीक है। सभ्यता के प्रति कोई मानसिक लगाव नहीं होता, किसी को अपने शहर के प्रति लगाव नहीं होगा, लेकिन अपनी संस्कृति के प्रति लगाव होता है। किसी को अपने कपड़ों के प्रति लगाव नहीं होगा, लेकिन माँ ने ये कपड़े दिए थे, इस बात पे लगाव होता है। लोगों को अपनी माँ की निशानी या पिता की निशानी याद रहती है, याद रखिए, उनके कपड़े याद नहीं रहेंगे, उनका पहनावा याद नहीं रहेगा, उनका चश्मा याद नहीं रहेगा। तो हमेशा जो संस्कृति होती है, वो इससे लोगों का लगाव होता है। लोगों को अपने परिवार के कल्चर से लगाव होता है, अपनी शहर की संस्कृति से लगाव होता है। शहर के फ्लाईओवर से लगाव नहीं होता है, शहर के स्टेशन से लगाव नहीं होगा,
शहर की मेट्रो से लगाव नहीं होगा, उस शहर का जो कल्चर था, लोगों को बनारस के कल्चर से लगाव है। जो प्रयागराज में रहते हैं उनको प्रयागराज के कल्चर से लगाव है अपने। प्रयागराज के फ्लाईओवर से लगाव नहीं हो सकता उन्हें। फ्लाईओवर तो अपने आप में क्या है, एक सभ्यता है। लेकिन जो इलाहाबाद का कल्चर रहा है, प्रयागराज का, जो बनारस का कल्चर रहा है, लोगों को अपनी संस्कृति, लखनऊ की संस्कृति से प्रेम है। लखनऊ के ठीक है खान पान से प्रेम नहीं हो सकता, लखनऊ की सड़क से प्रेम नहीं हो सकता। यही चीज है कि कहीं ना कहीं सभ्यता में क्या होता है, हमें मानसिक लगाव नहीं होता, लेकिन संस्कृति से हमें अपना लगाव होता है। ठीक है। इसके अलावा सभ्यता में कोई गहराई नहीं होती, याद रखिए, क्योंकि वो अपने आप में क्या टिकी है, हमारी भौतिक आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है, और भौतिक अवस्थाएं हमेशा बदलती रहती हैं, इसलिए उसमें कोई गहराव नहीं होता। संस्कृति को समझना आसान नहीं है। संस्कृति को काफी, क्योंकि अमूर्त पक्ष है अपने आप में, संस्कृति में गहराई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए संस्कृति को समझना हर किसी की बस की बात नहीं होती। तो व्यक्ति सभ्यता को जल्दी ओढ़ लेता है, सभ्यता को जल्दी अपना लेता है, लेकिन संस्कृति को अपनाना तो आसान नहीं होता है। ठीक है। संस्कृति का केवल प्रसार एक ही दिशा में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, लेकिन सभ्यता हर दिशा में बढ़ती है। कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर में, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में आपकी सभ्यता डेवलप हो सकती है, लेकिन संस्कृति हमेशा एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। हर दिशा में संस्कृति का विस्तार नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ, यहां पर एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आता है गिब्सबर्ग का। तो गिब्सबर्ग ने क्या कहा, बड़ा फेमस स्टेटमेंट है अपने आप में, कि सभ्यता ये बताती है कि हमारे पास क्या है, संस्कृति हमें ये बताती है कि हम क्या हैं। ठीक है, तो आप क्या हैं ये आपकी संस्कृति बताती है। ठीक है, जब आप किसी से बातचीत करते हैं, आपका पहनावा आपको ये बता सकता है कि इसके पास कितनी कारें हैं, इसके पास कितनी ब्रांडेड जीन्स हैं, इसके पास आईफोन है कि एप्पल है। लेकिन जब आप आईफोन पर किसी को गाली देकर बात कर रहे होते हैं, तो इससे मालूम पड़ जाता है कि आपके पास संस्कृति नहीं है, आप सुसंस्कृत आदमी तो नहीं है। सीधी सी बात है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो आपके पास आईफोन है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, ये आपकी सभ्यता को बताता है। लेकिन आप एक गरीब आदमी के साथ कैसे बातचीत करते हैं, आप 1.5 लाख के आईफोन में किसी को गाली देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, तो ये बताता है कि आप संस्कृत तो नहीं है, आपको सुसंस्कृत व्यक्ति तो नहीं है, आपके पास कोई कल्चर तो नहीं है। क्लियर यहां तक? तो कल्चर बताता है कि आप क्या हैं, और सभ्यता बताती है कि आपके पास क्या है। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। जी हाँ, ठीक है, उसी स्टेटमेंट पे आ रहा था हमें, निशिकांत जी, जो आपने कहा अभी। तो आखिरी में निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि संस्कृत किसी समाज की क्या है, आत्मा है। इस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा होती है, जो आत्मा दिखाई देती है नहीं, यानी वो अमूर्त है। लेकिन अगर वो नहीं हो तो हमारे शरीर का कोई मतलब नहीं है। आपका शरीर कितना भी सुंदर हो, ठीक है, कितने भी आप ग्लो वाले हों, बहुत से लोग होते हैं गोरे रंग को एक प्रतीक के रूप में देखते हैं। आप बहुत सुंदर हो, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आंखें बहुत नीली हैं, ठीक है, बहुत सुंदर हैं, आपकी काया कल्प बहुत अच्छा है, सब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी आत्मा ही छीन ली जाए तो आपका शरीर का कोई मतलब नहीं है, बेजान है, लोग कहेंगे मुर्दा है। तो आपका शरीर तब तक अच्छा था जब तक उसके अंदर आत्मा थी। यानी सभ्यता तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक इसकी संस्कृति है। तो किसी भी समाज में अच्छे से अच्छा फ्लाईओवर डेवलप हो जाए, मेट्रो चलने लगे, ठीक है, बुलेट ट्रेन चलने लगे, लेकिन वहां पर अगर फिर भी वहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, फिर भी महिलाओं को पर्दा प्रथा में रखा जा रहा है, तो फिर इसका आप ये कहेंगे कि आप सुसंस्कृत तो नहीं हो रहे हैं। अगर लड़कियों का रेप भी हो रहा है, शहर डेवलप होता जा रहा है, शहर की जीडीपी बहुत अच्छी बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई लड़की घर से बाहर निकल नहीं सकती डर के मारे कि उसका रेप हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपकी जो सभ्यता है वो कोरी कल्पना है, बस खोखला है अपने आप में आपका शहर। तो सभ्यता क्या बताती है? आपका शरीर है, आपकी संरचना है। किसी व्यक्ति की बहुत अच्छी बॉडी बना ली उसने, ठीक है, अच्छी प्रोटीन पाउडर लेकर, इंजेक्शन लेकर और अच्छी स्टेरॉइड लेकर उससे अच्छी से अच्छी बॉडी बना ली। वो एक बार में क्या करता है भाई, आपने देखा होगा अभी बिग बॉस में भी आया था कोई व्यक्ति, आजकल दिल्ली में ये खूब चलता है, गुरुग्राम में बड़ी सी गाड़ी खरीद लेंगे, ठीक है, सोना पहन लेंगे, ठीक है, गेड़िया मारते हैं, कहते हैं गेड़िया मार रहे हैं हम, और अच्छी सी ऑडी और मस्टैंग और पॉश जैसी महंगी गाड़ी खरीदते हैं, किराए पे लाते हैं, पता नहीं, लेकिन और फिर इस पर रील बनाने लगते हैं। और रील बनाते बनाते कोई जोमेटो वाला कोई जा रहा था बेचारा डिलीवरी करने, उसको कट मार के निकल गए और कहा हम तो ऐसी गाड़ी चलाते हैं। यानी इसका मतलब आपके अंदर आत्मा तो नहीं थी, आपका ढांचा बड़ा था, आप दिखने में सुंदर थे, लेकिन आपके अंदर की आत्मा मर चुकी है।
तो सभ्यता का विकास तभी तक है, सभ्यता का मायना तब तक है जब तक आप संस्कृत को अपना रहे हैं, यानी आपके अंदर कल्चर है। तो कल्चर अपने आप में क्या हुई, आपकी आत्मा है, आपकी पहचान है। और संस्कृति सभ्यता क्या है, आपका केवल ढांचा है। तो अपने सभ्यता पे गर्व नहीं किया था, संस्कृति पे लोग गर्व करते हैं। हम 5000 साल पुरानी संस्कृति पे गर्व करते हैं। याद रखिए, हम अपने शहरों पर, अपनी सिंधु घाटी सभ्यता पर गर्व नहीं कर सकते। अच्छी बात है कि वो सबसे पहली, भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, लेकिन हमें सबसे ज्यादा गर्व होता है अपनी 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति पर। ठीक है, अब आते हैं सभ्यता को लेकर जो सिद्धांत डेवलप हुए हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला आता है सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत से कई विचारक जुड़े हुए हैं, जैसे टाइलर हैं, स्पेंसर हैं, मॉर्गन हैं। इनका यह कहना है कि जो सभ्यता होती है वो एक क्रमिक रूप से और रेखीय तरीके से आगे बढ़ती है। मॉर्गन ने बताया भी है कि भाई समाज कैसे, सभ्यता कैसे बढ़ती है, बर्बर होती है, बर्बर से, सॉरी, पहले जंगली होती है, जंगली से बर्बर होती है, और फिर वो सभ्यता के रूप में डेवलप हो जाती है। यानी कोई भी मानवीय समाज सबसे पहले क्या होगा, जंगली अवस्था में होता है, दूसरा फिर वो बर्बर हो जाता है, और तीसरा फिर वो सभ्य होता है। यानी कोई भी समाज इसी क्रम में आगे बढ़ता है। यानी सभ्यता हमेशा कैसी होती है, एक क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है। ये कौन सा सिद्धांत है, सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। मॉर्गन का ये जो बांटा गया है, मानव समाज को 3 स्तर में बांटा गया है, 3 तरीके से मानव समाज आगे बढ़ता है रेखीय रूप में। ये किसका सिद्धांत है, ये मॉर्गन का सिद्धांत, याद रखिएगा, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये पहला सिद्धांत है, संस्कृति का विकास कैसे होता है, इसको समझाता है। दूसरा सिद्धांत है धार्मिक और आध्यात्मिकता का सिद्धांत। इसे दिया है टॉयनबी और अगस्टिन ने। टॉयनबी का यह कहना है कि हर सभ्यता का निर्माण धार्मिक और नैतिक मूल्यों के आधार पर होता है, नैतिक मूल्यों के अनुरूप होता है, और जब भी समाज में नैतिक पतन होगा, वो सभ्यता क्या हो जाएगी, उस सभ्यता का पतन हो जाएगा। तो नैतिक पतन के साथ ही सभ्यता का पतन भी हो जाता है। जब तक नैतिक मूल्य है तब तक ही समाज में सभ्यता बनी रह सकती है। ठीक है, यहां पर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया टॉयनबी ने, जिसे हम कहते हैं चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत, यानी चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। ये सिद्धांत ये कहता है कि हर सभ्यता को प्रकृति के द्वारा चुनौती दी जाती है, और जो भी सभ्यता इसको सरवाइव कर लेती है वही टिक पाती है, जो नहीं कर पाती वो खत्म हो जाती है। आप रोमन सभ्यता को देखिए, आप मिस्र की सभ्यता को देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को देखिए। इन सबका पतन क्यों हुआ, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हुए, नेचर ने जो इनको चुनौती दी वो उसका सामना नहीं कर पाए। ठीक है, तो धार्मिक आध्यात्मिकता का सिद्धांत भी यहीं से पैदा होता है। तीसरा आता है भौगोलिक या पर्यावरणीय निर्धारणवाद का सिद्धांत। इसे प्रस्तुत किया हडिंगटन ने और फ्रेडरिक रेडजेल ने। ये कहते हैं कि सभ्यता का विकास जलवायु, स्थलाकृति, संसाधन और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। यानी जलवायु कारकों पर निर्भर करती है किसी भी सभ्यता और सभ्यता का विकास। ठीक है, जैसे हम देखते हैं नील नदी, दुनिया की सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही डेवलप हुई। हमारी गंगा यमुना सभ्यता देखिए, हमारी वैदिक सभ्यता देखिए, गंगा यमुना के किनारे डेवलप हुई। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता देखिए, सिंधु नदी के किनारे डेवलप हुई। मिस्र की सभ्यता देखिए, मिस्र के जो पिरामिड बने हैं, मिस्र की जो सभ्यता है वो आपके नील नदी के किनारे डेवलप हुई। इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो टाइग्रिस नदी के, यूफ्रेटिस नदी के किनारे डेवलप हुई। यानी जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक होता है सभ्यता के विकास में। हिमालय पर कोई सभ्यता डेवलप नहीं हुई, अंटार्कटिका में कोई सभ्यता डेवलप नहीं होगी, क्योंकि वहां पे जलवायु उसके अनुकूल नहीं है। तो जलवायु जब तक आपके अनुकूल नहीं होती तब तक आपके यहाँ सभ्यता डेवलप नहीं हो सकती। यही विचार है इस सिद्धांत का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक गलती है। यहाँ पे आलोचक क्या कहते हैं, आलोचक ये कहते हैं कि इस सिद्धांत में आपने जो निर्धारणवादी सिद्धांत है, यानी सब कुछ आपने प्रकृति पर छोड़ दिया। यानी प्रकृति तय करेगी हमारी सभ्यता कैसे बनेगी, कैसे बढ़ेगी। यानी व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है, व्यक्ति का कोई मतलब आपका महत्व नहीं है। इस कारण से भौगोलिक सिद्धांत की हमेशा से आलोचना होती रही है। लेकिन इसके सिद्धांतकार जो हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, हडिंगटन और रेडजेल। अगला आता है आर्थिक तकनीकी सिद्धांत। आर्थिक तकनीकी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, कार्ल मार्क्स और बी गॉर्डन चाइल्ड ने प्रस्तुत किया। यहाँ पे तो सीधी सी बात है, जैसे ही कार्ल मार्क्स आएंगे हर चीज क्या होगी, हर चीज आर्थिक आधार पर ही तय होती है। तो इनका कहना यह है कि हर सभ्यता का विकास किस पर निर्भर करता है, उत्पादन के साधनों, तकनीक, नवाचार और वर्ग संघर्ष पर निर्भर करता है। यानी जैसे उत्पादन के साधन होंगे, जैसा वर्ग संघर्ष होगा,
जैसे तकनीकी नवाचार होंगे वैसे ही सभ्यता आगे बढ़ती जाती है। यानी सभ्यता के विकास में और सभ्यता को आगे बढ़ाने में उत्पादन के साधनों का, वर्ग संघर्ष का और इनोवेशन नवाचार का अहम योगदान होता है। इसी विचार को रखते हुए गॉर्डन चाइल्ड, याद रखिए गॉर्डन चाइल्ड ने क्या दिया, दो बड़े महत्वपूर्ण अवधारणाएं प्रस्तुत करी, जिसे हम कहते हैं नवपाषाण क्रांति और शहरी क्रांति की अवधारणा। ठीक है, अब ये अवधारणा क्या होती है इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, गॉर्डन चाइल्ड ने यह कहा कि नवपाषाण क्रांति यानी नवपाषाण वो दौर था जब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, लोगों ने ठीक है पशुपालन सीखा, ठीक है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज तरीके से रहना सीखा, स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। और दूसरा शहरी क्रांति, जब उत्पादन बढ़ने लगा, शहरीकरण बढ़ने, आपके स्थायी बस्तियां बस गई, तो धीरे धीरे क्या हुआ, नगरों का विकास होने लगा। तो इसी को उन्होंने नाम दिया नवपाषाण संस्कृति और शहरी संस्कृति। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने उत्पादन के साधनों को समझ लिया, उत्पादन के साधन डेवलप होने लगे, लोग इनोवेटिव होने लगे, लोगों ने खेती बाड़ी करना सीख लिया, लोगों ने पशुपालन सीख लिया, लोगों ने नई नई उत्पादन बनाना, नए नए औजार बनाना सीख लिया। इस कारण से क्या हुआ, नवपाषाण क्रांति और शहरी क्रांति के चलते हमारी सभ्यताएं डेवलप हुई हैं। ठीक है, ये सिद्धांत आर्थिक कारकों को अधिक महत्व देता है। फिर आता है ऐतिहासिक और दार्शनिक सिद्धांत। इसे प्रस्तुत किया स्पेंगलर ने, द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट नाम की किताब लिखी, द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट। और इसमें इन्होंने 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया और 8 सभ्यताओं का अध्ययन करके स्पेंगलर ने यह बताया कि हर एक सभ्यता, याद रखिए कि एक आत्मा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये आत्मा कैसी होती है, यानी जिस प्रकार से हमारा जन्म होता है, हम युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है, यानी हर एक सभ्यता का जन्म होगा और हर एक सभ्यता का पतन भी होगा। तो किताब का नाम ही है द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट। ठीक है, 8 सभ्यताओं का अध्ययन करके इन्होंने ये बताया कि हर सभ्यता एक अवस्था पर पहुंचकर उसका पतन स्वाभाविक तौर पर होना ही होना है। जैसे हम कहते हैं कि भारत की भी क्या थी, हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी, भारत सोने की चिड़िया था, भारत हर मामले में आगे था, लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ, हमारी सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, फिर दूसरे लोग उभर कर सामने आ गए। ऐसे ही देखिए ब्रिटिश, एक समय ब्रिटिश एरा डेवलप था, दुनिया भर के अधिकतर देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था, फिर क्या हुआ, फिर अमेरिका उभर कर सामने आया। आज हम देखते हैं कि हर जगह पर अमेरिका का दबदबा है, लेकिन अब धीरे धीरे अमेरिका का दबदबा खत्म हो रहा है और चीनी सभ्यता उभर कर सामने आ रही है। एक समय के बाद फिर चीनी सभ्यता कमजोर पड़ेगी, फिर भारतीय सभ्यता फिर से उभर कर सामने आएगी। तो यही सभ्यताओं का यही क्रम चलता रहता है। इसी को कहा जाता है ऐतिहासिक दार्शनिक सिद्धांत, यानी हर एक सभ्यता का जन्म होता है, हर एक सभ्यता का पतन होगा ही होगा। तो इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया स्पेंगलर ने, डिक्लाइन ऑफ वेस्ट नाम की किताब लिखी, 8 सभ्यताओं का इसमें उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, और हर सभ्यता का जन्म होगा, हर सभ्यता की मृत्यु होगी। इसी कारण इस सिद्धांत को चक्रीय दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तो जो आप सामाजिक परिवर्तन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे परिवर्तन के 2 बड़े रूप होते हैं, चक्रीय परिवर्तन और रेखीय परिवर्तन। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास किया कि सभ्यता होती क्या है, सभ्यता की विकास कैसे होता है, सभ्यता की विशेषताएं क्या होती हैं, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है, और सभ्यता को लेकर कौन कौन से सिद्धांत विकसित किए गए हैं। वैसे सभ्यता को लेकर जो आप सिद्धांत पढ़ते हैं वो सामान्यतः आप सामाजिक परिवर्तन के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के टॉपिक में रेखीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन को पढ़ा जाता है, तो वहां पर भी आप संस्कृति और सभ्यता में जो परिवर्तन आते हैं उसी की बात होती है। ठीक है, तो जो सिद्धांत आपने पढ़े हैं इन्हें काफी डिटेल में आप पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के टॉपिक के अंतर्गत। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? तो ये टॉपिक था आज हमारा जो संस्कृति और सभ्यता वाला। तो हमने संस्कृति वाले टॉपिक को अलग पढ़ा था, सभ्यता वाले टॉपिक को अलग पढ़ा और दोनों के बीच के अंतर को भी समझने का प्रयास किया। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। जैसे आज शाम को 4 बजे जो लेक्चर होगा, यूट्यूब पर लाइव होती है क्लासेस, उसमें हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परिस्थिति और भूमिका, जो आपको 2 दिन पहले पढ़ाया गया था झारखंड पीजीटी के बैच में। ठीक है, तो जो पीजीटी के बैच में आपको 2 दिन पहले पढ़ाया गया था परिस्थिति और भूमिका, आज उसी पर 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार आपको संस्कृति और सभ्यता वाले टॉपिक पर भी 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। यानी जो जो टॉपिक हमारे कवर होते जाएंगे, हम उस टॉपिक पर 2 से 3 दिन बाद, ठीक है, आपको पेपर सॉल्व कराते जाएंगे शाम को 4 बजे की यूट्यूब पर जो हमारी क्लास होती है उसमें। कोई डाउट इसमें, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए,
तो झारखंड पीजीटी का हमारा बैच चल ही रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। इसके अलावा सुबह 10:30 बजे क्लास होती है झारखंड पीजीटी की, और शाम को 6 बजे क्लास होती है यूजीसी नेट की, और शाम को आपके दोपहर में 1 बजे क्लास होती है राजस्थान पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए। तो आप जो भी बैच ज्वाइन करना चाहें वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो मुलाकात होगी शाम को 4 बजे यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर आज हम देखेंगे परिस्थिति और भूमिका से संबंधित लेक्चर नंबर हमारा 40, जिसमें हम 50 प्रश्नों को सॉल्व करने का जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं शाम को 4 बजे, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।